नमस्कार। जैसा कि हम जानते ही हैं कि लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और देखिए, जो आप इस चैनल पे आपने पुराने वीडियोस मेरे देखे होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई डू पॉलिटिकल एनालिसिस एज पार्ट ऑफ माई बिजनेस एनालिसिस या मैनेजमेंट कंसल्टिंग डोमेन। मुझे शौक़ है, मुझे मज़ा आता है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जो 3 साल पहले हुआ था वो शरद पवार की रजामंदी से हुआ था। एक डबल गेम खेली गई थी जिसमें पहले अजीत पवार को भेजा गया ताकि सरकार बने, क्योंकि मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ उस समय कांग्रेस बहुत समय ले रही थी शिवसेना के साथ जाने का। ये बड़ा क्लियर था कि कुछ हो रहा था। शिवसेना बीजेपी से बात नहीं कर रही थी, इस वजह से उद्धव ठाकरे और सुबह शाम आता था कि भाई कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन बन सकता है। बट कांग्रेस वॉज टेकिंग हिज टाइम, क्योंकि वो तैयार नहीं थे शिवसेना के साथ जाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमें कुछ मिलना भी नहीं है। सीएम उनका होगा, डिप्टी सीएम एनसीपी का होगा। और वो और पिछले 3 साल में जब भी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, हमेशा कांग्रेस वॉज ऑलवेज एट अ बैक फुट, राइट। तो शरद पवार ने गेम खेली, बहुत बेइज्जती हुई देवेंद्र फडणवीस की, आज भी तक होती है कि भाई 2 दिन के सीएम बने, सुबह सुबह उठ के शपथ ली। और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने करा, आई थिंक जो आज का मूव है वो बिल्कुल भी शरद पवार की रजामंदी से नहीं है, ये जो लोग कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रिया सूले मंत्री बनने वाली है केंद्र में। आई थिंक ये जो मूव है, ये जो स्टेप है, ये एक तरह से ख़त्म करने के लिए है शरद पवार और उनकी राजनीति को, क्योंकि वही जो 3 साल पहले उन्होंने करा, आई थिंक उसका बदला कभी तो चुकाना ही था। और दिस वाज द राइट टाइम। जैसे कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए वो सरकार बनाई गई 1 साल पहले। सिमिलरली आई थिंक आज का जो मूव है वो कुछ नहीं है। अगर मैं भाजपा की तरफ से देखूँ, तो देखिए उनकी तो सरकार चल रही है, उनके पास जितने एमएलए, उन्हें एक्स्ट्रा एमएलए की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी फुल मेजोरिटी की सरकार चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, आराम से चलती रहती। तो भाजपा की तरफ से ये बिल्कुल एक तरह से बदला है, जो कि दूसरा भी ले लिया गया है। शरद पवार ने जो गेम खेली थी 3 साल पहले, और आज तक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मजाक उड़ाया जाता है, तो अब उनके लिए बहुत बड़ा मजाक हो गया कि उम्र के इस पटल पे आके वो पार्टी जो थोड़े दिनों पहले तक नेशनल पार्टी बन चुकी थी, आपको पता होगा शायद एनसीपी के पास इंडिया की नेशनल पार्टी का स्टेटस था, जो फिलहाल हट गया है बिकॉज उनकी रिसेंट इलेक्शन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बट जिस स्टेटस को पाने के लिए आम आदमी पार्टी इतना उछल रही है, वो एनसीपी के पास था। उस माहौल में जिस स्टेट में आपके पास सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। आई डोंट केयर, आई थिंक वो आज विषय नहीं है कि एनसीपी ऑफिशियली किसके पास रहेगी। कह तो अजीत पवार ने बोला कि एनसीपी मेरी पार्टी है, वो उनके पास जाए, शरद पवार के पास जाए, वो इलेक्शन कमीशन का गेम है। मैं दिल से अगर बोलूँ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन भाजपा की तरफ से जो कोशिश है वो यही है कि इतना शरद पवार, जिस तरह उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को किनारे कर दिया गया है, इसी तरीके से शरद पवार और सुप्रिया सूले को किनारे कर दिया जाएगा। और छगन भुजबल भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई अभी मिनिस्टर बनने और अगले 5 साल मिनिस्टर रहना है, तो इस खेमे में आना पड़ेगा। सबसे सरप्राइजिंग है प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि उन्हें अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था एनसीपी का। और वही मैं कभी कभार मैं समझाता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी के ज़माने के, और मैं जामोचू का नाम ले रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो शुरू से ही सत्ता देखी थी, लेकिन बिना सत्ता देखे 25-25, 30-30 साल विपक्ष में रह के राजनीति करना, बिना जीते राजनीति करना, बिना जीते अपनी आइडियोलॉजी पे अडिग रहना, मेहनत करना, ये बहुत कम लोगों के पास वो गुण होता है ना। आम आदमी पार्टी को भी आते ही सत्ता मिल गई 1 साल में, और मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज़ को एक्चुअली मिल गई है, इंक्लूडिंग एनसीपी। जैसे ममता दीदी ने स्ट्रगल बिल्कुल किया था जब 98-99 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और 2011 तक उन्होंने हर तरह का स्ट्रगल किया, बट वो भी एक बार सेंट्रल में आ गई थी। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियंस, जो ये करियर पॉलिटिशियंस हैं, चाहे मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल देता हूँ या प्रफुल्ल पटेल, ये एनसीपी के साथ के चक्कर में पिछले 6 साल से विपक्ष में है, 2014 से, 9 साल से। और देखिए, आप जो मर्जी हो, राज्यसभा के मेंबर हैं, पर एक बार आप सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो जो ऑरा होता है, वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं मिलती है। तो एक बार आपको उस रिस्पेक्ट की, उस ऑरा की, उस पोजीशन की आदत पड़ जाए, तो उसके बिना जीना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, कहने वाले कहेंगे कि ईडी इनकम टैक्स का डर है, पर मैं वही कहता हूँ ना कि भाजपा को ज़रूरत ही नहीं थी। कौन सा उनको ये 4 मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर और चाहिए थे, या उनको एमएलए चाहिए थे, या सेंटर में चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला किया गया है एनसीपी के लोगों के द्वारा। सीधी सी बात है कि उनको अपना भविष्य कहाँ बेटर नज़र आ रहा है। भाजपा के द्वारा ये है कि डेफिनेटली उनकी पार्टी का विकास होता है कि जब एक
नामी नेता आपके साथ जुड़ते हैं तो अगले इलेक्शन में पूरी उम्मीद रहेगी कि भाजपा के अपने आप ही मेजोरिटी वाले एमएलए जाएंगे, क्योंकि कम से कम इतने एमएलए पे लड़ेंगे ही ताकि उनकी खुद की मेजोरिटी आ जाए। और दूसरा यही है कि मैंने कहा कि इस मूव से शायद वो बदला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो शरद पवार के साथ लिया गया है। कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।